बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद बुंदल। आज 21 जनवरी है साल 2021। फजल रहमान की खुफिया वारदातों का पर्दा चाक होना शुरू हो चुका है। हाफिज हुसैन अहमद ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इत्तेजाज अहसन ने फिर PDM की बैंड बजाई है, ये माजरा क्या है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी चूंकि मैं लाहौर की तरफ ट्रैवल कर रहा था और नैब ऑफिस ने मुझे तलब किया था। इसके पीछे कहानी क्या है, नैब ऑफिस के अंदर क्या माहौल था, इस हवाले से मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई उन्होंने क्या डिटेल्स बताई, चंद चीज़ें मैं शायद अगली वीडियो में कोशिश करूंगा आपके साथ डिस्कस करने की। लेकिन इस वक्त आपको इल्म है कि अपोजिशन की PDM तहरीक जिस तरह अपनी नाकामी की तरफ बढ़ रही है, इसके साथ ही पूरा एक हवा बनाया गया, मीडिया के अंदर कैंपेन चलाने की कोशिश की गई कि शायद PTI ने फॉरेन फंडिंग ली है और इसके तहत ये पार्टी उड़ जाएगी और इसका खात्मा हो जाएगा और उसके बाद नून लीग पीपल्स पार्टी फजल रहमान के लिए ग्राउंड बिल्कुल खाली हो जाएगा और यहाँ पर वो हमेशा की तरह लूट मार का बाजार गर्म करेंगे। लेकिन ये मामला बिल्कुल उल्ट हो गया है। जिस तरह इससे कबल जो इस्तीफों के मामले पर एतजाज अहसन ने बिजलियां गिराई थी और हमने देखा था PDM का जो पूरा गुब्बारा था वो फाड़ के रख दिया था। एतजाज अहसन ने, अगरचे उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है लेकिन वो एक वकील है, कई बातों से हमें इख्तलाफ होता है, लेकिन इस मामले के अंदर उनकी राय हमेशा दुरुस्त साबित होती है। और आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि अगर सेनेट के और कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों के अगर आप इस तरह से इस्तीफे दे भी दें तो इसके बावजूद भी कोरम पूरा रहेगा और इमरान खान वाज़े अक्सरियत लेकर 2/3 अक्सरियत लेकर कामयाब हो जाएगा और इससे उल्टा अपोजिशन की जो जमातें हैं PDM के अंदर वो आमक होंगी और वो मदद फराम करेंगी इमरान खान को। और बिल आकर जब आइनी महरीन ने इस हवाले से बात की तो उन्होंने बताया कि एतजाज अहसन का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त था और उसके बाद पूरी PDM का गुब्बारा ऐसे फटा कि उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फिर वो दोबारा ज़िमनी इंतखाबात की तरफ भी आए और अब सेनेट इंतखाबात की तरफ भी आ रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह दिसंबर की डेडलाइन, फिर जनवरी की और मजीद अब फरवरी मार्च की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। अब एक और काम जो है वो एतजाज अहसन ने कर दिया और ये भी उससे कम नहीं है। आपको इल्म है फॉरेन फंडिंग का जो मामला है, जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया जा रहा है, इस हवाले से काशिफ अब्बासी के साथ जो प्रोग्राम है उसमें एतजाज अहसन ने बड़ी आम बातें की हैं। चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा एक तो आप 3 इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हैं और इनकी अलहदा डेफिनेशन है, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन एडेड जमातें और ममनुआ फंडिंग। इनके अंदर फ़र्क है, ये चीज़ उन्होंने बयान की और उन्होंने बताया कि कोई भी आईनी इदारा, कोई आदलिया, कोई और इलेक्शन कमीशन वो ऐसे नहीं है कि वो ऐसे देखे और दूसरी तरफ वो नयाल करार दे दे जनाब आज से ये PTI जमात ख़त्म है, लिहाजा अब नई जमातें जो है उनके लिए मैदान साफ है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका इख्तियार ही नहीं है कि वो इस जमात, किसी भी जमात को जो है इस बुनियाद पर नाअहल करार दे दे, नल एंड वाइड करार दे दे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी मुल्क से किसी जमात ने फंडिंग की है और कोई अगर उसके अंदर क्रिश्चियन भी आ गया है, यहूदी आ गया है, भारतीय आ गया है, तो इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के पास जो बड़े से बड़ा अख्तियार है वो यही है कि वो उस फंड को जब्त कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी जमात को ममनुआ करार देना चाहते हैं, फॉरेन एडेड करार देना चाहते हैं, तो उसके लिए कानून और आइन के अंदर वादे रास्ता मौजूद है और वो रास्ता ये है कि आपने बाकायदा वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस दायर करना है और वो जमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसके खिलाफ ट्रायल होगा। ट्रायल के अंदर उस जमात को पूरा मौका मिलेगा और हुकूमत को नाकाबिले तरदीद शवाहिद उसके खिलाफ जो है वो पेश करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि वाक़यातन ये बैरून मुल्क से सिर्फ फंडिंग ही नहीं लेती बल्कि ये मुल्क दुश्मन है, इनकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं जिसके हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि ये मुल्क की दुश्मन जमात है, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ये काम कर रही है। अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाएं वफाकी हुकूमत के रेफरेंस की रोशनी के अंदर तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जमात को जो है वो ख़त्म कर सकती है, तहलील कर सकती है। और कहते हैं कि अगर इस तरीके से कोई जमात नाअहल करार दे दी जाए तो फिर भी एक नए नाम से, जैसे ANP जमात बनी
तो वो नए नाम के साथ अपना वजूद बरकरार रख सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के पाबंद है, और वो ऐसा तमाशा नहीं इस मुल्क में हो सकता कि आप फौरन जमातों को ख़त्म कर दें। अगर इनफरादी किसी का कोई फेल है तो वो एक अलहदा बात है, और अगर यहूदियों ने किसी एक आध अमाउंट जो है 500 या 1000 या 2000 अगर वो फंडिंग कर भी दी है, तो पार्टी चेयरमैन को तो पता नहीं होता इतनी बारीकियों का कि वो इस तरह किसी ने रकम जमा करवा दी है। तो इस बुनियाद पर ना तो पीटीआई की हुकूमत जाएगी, ना पीटीआई की जमात तहलील होगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जो है ये फंड उनका जो है वो जब्त हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने बताई, जो पीडीएम ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक धरना दिया है, यानी एक दिन का जो एहतजाज था, उसमें उन्होंने बताया कि मैं तो बड़ा इस पर मायूस हुआ। मरियम हूं या फजल रहमान या दीगर जमातें, बिलावल तो चूंकि वहां पर शरीक नहीं हो सके, लेकिन वहां पर जो ड्रोन कैमरे हैं उन्होंने पूरी पीडीएम के जलसे को नंगा कर दिया है। वहां पर लोग शरीक नहीं हुए, और फिर बंदे गिनती किए जा सकते हैं आसानी के साथ। नाश्ते भी करवाए गए, कोई कंटेनर नहीं रखा गया लोगों को रोकने के लिए, ना गिरफ्तारियां हुई, ना आंसू गैस के शेल चले। इसके बावजूद लोग वहां पर नहीं पहुंचे। तो इस हवाले से मैं बहुत मायूस हुआ हूं और बहुत परेशानी हुई है कि अपोजिशन जमातें इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म होने में नाकाम हुई हैं, और हुकूमत वो कहते हैं उनको खतरा किसी अपोजिशन से नहीं है, बल्कि उनके कुछ ऐसे मुशीर हैं जो गैर ज़रूरी बयानबाजी करते हैं। अगर वो ना करें तो हुकूमत अपना टर्न्योर भी पूरा करेगा। और पीपल्स पार्टी की वो कहते हैं सीईसी के अंदर इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई कि ये कहा जाए कि ये हुकूमत हमने पीटीआई को फॉरेन फंडिंग में नाअहल करार दिलवाना है या इस तरफ जाना है। ये एक पॉलिटिकल ब्लेमिंग का सिलसिला है। तो ये आज फिर दोबारा जो एतजाज हसन ने कानूनी और आइनी और सियासी पॉइंट्स उठाए हैं, इसके बाद एक दफ़ा फिर पीडीएम जो है उसको ठोक दिया है। अब मैं आता हूं फजल रहमान की तरफ। फजल रहमान की यहाँ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नैब ने और इदारों ने पकड़ी, और हमने देखा ये भी वक्त आप अनकरीब देखेंगे कि ये पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सिर्फ इंकशाफात होते हैं लेकिन उसके बाद ये गिरफ्त में नहीं आते, लेकिन कानून आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी गिरफ्त मजबूत करता जाएगा। अब यहाँ पर जो फजल रहमान है वो एक तो जायदादें आई इस्लामाबाद में, लाहौर में, बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा में, मुख्तलिफ जगह पर प्रॉपर्टीज, मदारस का फंडिंग, और ये सारी चीज़ें सामने आई। हत्ता कि शोदा की ज़मीन भी नहीं छोड़ी, और फ्रंट मैनों ने किस तरह आगे ज़मीनें 1000 कनाल 200 कनाल इस तरह का पूरे मामलात खुलकर सामने आए। एंटी करप्शन भी इस मामले को देख रहा है, FIA भी देख रहा है, नैब भी देख रहा है, और मैं भी आपके साथ रोज़ दुआ करता हूँ कि ये इदारे जो है वो एक्शन करें इनके खिलाफ, सिर्फ इंकशाफात ना हो। लेकिन एक नया इंकशाफ हुआ है, और वो ये कि एक नए मुल्क से फंडिंग का पता चला है फजल रहमान का, और ये इल्ज़ाम वो कहते हैं घर का भेदी ने लंका ढा दिया। और ये हाफिज हुसैन अहमद जो जमीयत उलमा इस्लाम के बाकायदा तर्जमान रहे, और आपको इल्म है अभी जो अलहदा हुए हैं जिन लोगों ने फजल रहमान को बकौल उनके जमात से अलहदा कर दिया, और वो असल जमीयत उलमा इस्लाम है, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया। चूंकि जो बंदा करीब रहता है उसको तो सारे करतूतों का पता होता है, तो उन्होंने तमाम पर्दा जो है वो चाक किया है। लेकिन डिटेल अभी ज़ाहिर है जब उनको रद्द किया जाएगा तो फिर ही दे सकते हैं ना। अब ये इल्ज़ाम लगाया तो फजल रहमान को, उनके तर्जमान को उसका रद्द करना चाहिए दलील के साथ, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। उन्होंने बताया है, एक तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेन फंडिंग का मामला है ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं, तमाम जमातों का है। 6 साल अगर एक जमात के जो है हवाले से लगाए गए हैं तो 11 जमातों की जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत लंबा अरसा लगेगा। और साथ उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून ने सऊदी अरब से, यानी नवाज शरीफ ने सऊदी अरब, उसामा बिन लादन और शेख सवाफ जो है उनसे बाकायदा फॉरेन फंडिंग ली है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो फजल रहमान है जो उनकी पार्टी के अमीर है, यानी पहले अमीर थे अब वो अलहदा हुए हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने लीबिया की जो मदद ली है मुअम्मर कदाफी से, लेकिन सिर्फ लीबिया से नहीं बल्कि इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन से भी उन्होंने मुआवनत ली और भरपूर फंड जमा किए। और ये चीज़ें जो है अब 2 मुल्कों के हवाले से, पहले एक बात तो आई कि DGISI जो थे जनरल पाशा, उन्होंने फजल रहमान की बोलती बंद की थी कि मौलाना
हमें आपका एहतराम है, लेकिन हमें पता है कि लीबिया से कौन फंड लेता रहा है। सबसे पहले तो जब इस तरह के इदारे करप्ट चोरों, डाकुओं, लुटेरों का, मुल्क को लूटने वालों का, फॉरेन फंडिंग लेने वालों का और बैरूनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करवाने वालों का अगर एहतराम करेंगे तो फिर आम आवाम उनका एहतराम नहीं करेगी। ये बात उनको भी सोचनी चाहिए। और कोई करप्ट आदमी का एहतराम नहीं होता, और ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है इस मुल्क के इदारों की, इस 22 करोड़ आवाम के खिलाफ। और ये बात उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत थी। और दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने ये लीबिया की सिर्फ बात की है, लेकिन हाफिज हुसैन अहमद ने बताया है कि फजलुर रहमान बाकायदा इराक के सदर सदाम हुसैन से प्रॉपर्टी यानी वो मदद लेते रहे हैं, और थोड़ी नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा उनसे लिया है। अब फजलुर रहमान जो है, ये हुकूमत को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, उनसे स्टेटमेंट लेनी चाहिए, और दूसरी तरफ फजलुर रहमान को भी पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप वो जरा फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें। तो यकीनन इसके बाद जो इंकशाफात उन्होंने किए हाफिज हुसैन अहमद ने, अब फजलुर रहमान को इसका जवाब देना है और हमारे इदारों को जवाब लेना है। तो वो करप्ट चोर, डाकू, लुटेरे जो खुद लूटते रहे, अब वो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाकर समझते हैं कि शायद वो इस पार्टी को जो है वो ख़त्म कर लेंगे। और दूसरी तरफ अकबर एस बाबर वो भाग गया है स्क्रूटनी कमेटी से, चूंकि उसको पता चल गया है कि सिर्फ एक इंटरनेट से, वेबसाइट से एक उन्होंने जो है वो उठाई हुई थी वो सारी जो लिस्ट है, और वो सारा पर्दा उनका भी चाक हुआ है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है, अगर करप्ट लोग पकड़े जाएंगे, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, ये नाकाम होंगे, तो पाकिस्तान कामयाब होगा। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।